साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के एक ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन को देखेंगे जहां से 2018 के ग्रुप डी के पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के वीडियोज़ को अपलोड किया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फी वहाँ पे आपको 350 रुपये देने होंगे, यानी 350 में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग आपको वहाँ पे कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। पहला क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझिएगा। सबसे पहले देखिएगा इंस्ट्रक्शन क्या है। बोला है नीचे एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं, पहचान करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है या फिर पर्याप्त है। ठीक है, प्रश्न क्या है यहाँ पे प्रश्न गौर से देखिएगा, एक प्रश्न दिया गया है और साथ में आपका दो कथन दिया गया है। हमें यह देखना है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। केवल पहला कथन पर्याप्त है या केवल दूसरा कथन पर्याप्त है या दोनों मिलकर पर्याप्त है या फिर दोनों मिलकर पर्याप्त नहीं है। हमें ऐसे क्वेश्चन में यही बताना होता है। ओके, तो देखिएगा प्रश्न क्या है। बोला है कक्षा में कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं। छात्र का मतलब लड़का लड़की सब मिला करके। कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या हमें बताना है, यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए देखते हैं कि कौन सा कथन पर्याप्त है। तो पहला कथन है कक्षा में 32 लड़के और 28 लड़कियां हैं। क्या इससे यह पता चला कि कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं? नहीं सर, इससे तो यह पता नहीं चला कि कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कथन क्या है, केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं। इसका मतलब कि लड़कियां जो भी हैं वह क्रिकेट नहीं खेलती है, तो इसको तो आप हटा ही दीजिए। केवल लड़के, अब लड़के में से भी सभी लड़के क्रिकेट खेलते हैं ऐसा तो नहीं बोला गया है। केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं, इससे यह तो स्पष्ट नहीं हुआ है कि सभी लड़के क्रिकेट खेलते हैं। मतलब हम एग्जैक्टली दोनों मिला करके भी क्रिकेट खेलने वाले छात्रों का संख्या पता नहीं लगा पाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का कि दोनों कथन एक और दो दोनों मिलकर भी पर्याप्त नहीं है। दोनों मिलाकर के भी इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग नहीं दे पाएंगे। 32 लड़के हैं और केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन सभी लड़के क्रिकेट खेलते हैं ऐसा तो नहीं बोला है। तो क्रिकेट खेलने वाले लड़कों का संख्या यहाँ पे नहीं पता है, यानी क्रिकेट खेलने वाले छात्रों का संख्या हम नहीं बता सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा कि कथन एक और दो दोनों मिलकर इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, विकल्प सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिएगा यहां पे बोला है थीटा का मान ज्ञात करें। हमें थीटा का मान बताना है और थीटा का मान बताने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है यह बताना है। तो देखिए पहला कथन में क्या है, कॉस थीटा बराबर 1/√2। और आपको भली भांति पता है कि कॉस कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, 45 डिग्री का। यानी पहले कथन से हम लोग बड़े आसानी से बता सकते हैं कि थीटा का मान क्या होगा। अच्छा, दूसरे कथन से tan थीटा का मान 1। अब आप बताओ कि tan कितने डिग्री का मान 1 होता है। आप बोलोगे कि सर tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इस सवाल का जवाब हम पहले कथन से भी दे सकते हैं और दूसरे कथन से, केवल पहले से भी और केवल दूसरे से भी। तो हमारा आंसर क्या होगा, या तो 1 या 2 पर्याप्त है। दोनों में से कोई एक पर्याप्त है। आप पहला को भी ले सकते हैं और दूसरा को भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक जो है इस सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। तो कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन जो है वो आपका इस तरह से बनाया जा सकता है। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। इंस्ट्रक्शन तो वही है, निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करें और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। अब प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे क्या है, गौर से देखिएगा। बोला है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण। यानी इस तरह से समकोण त्रिभुज हम बना दिए और B पर बना दिए समकोण, यानी कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 डिग्री ही होगा। तो कोण A का माप क्या होगा, हमें यह बताना है इस क्वेश्चन में कि कोण A का इस वाले एंगल का माप क्या होगा। इसको हम x मान लेते हैं, इसी का वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में बताना है। अब एक चीज ध्यान रहे कि समकोण बोला है तो यह आपका पक्का कितना डिग्री होगा, 90। अब बाकी का जो दोनों बचा है उसको मिला करके 90 डिग्री होगा। ठीक है, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमें यही एंगल A का वैल्यू बताना है। देखते हैं कौन सा कथन पर्याप्त है।
तो कथन देख लीजिए पहला, कोण C बराबर 20 डिग्री। अब जैसे ही इस एंगल का मान निकल गया 20 डिग्री, वैसे ही हम लोग इस एंगल का, एंगल A का मान निकाल सकते हैं। 90 डिग्री और 20 डिग्री कितना हो जाएगा? 110। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 होता है तो 110 में 70 ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू, एंगल A का वैल्यू कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। मतलब कि पहला जो है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पढ़ के देखते हैं। कोण A बराबर कोण C, क्या इससे निकल जाएगा? इससे भी अपने क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। कोण A बराबर कोण C बोल रखा है ना, यानी कोण A का मान x, तो इसका भी मान कितना? x हो जाएगा। कोण A बराबर कोण C, अब x और x दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 2x, जबकि इस दोनों कोण का योग कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि तीनों मिला के 180, तो यह 90 है, तो बाकी का 2 मिला के 90। अब 2 से काट लीजिए 45। देख लीजिए यहां से भी एंगल A का वैल्यू पता चल गया। यानी कि पहला कथन से भी एंगल A का मान निकाल सकते हैं, दूसरे से भी निकाल सकते हैं। तो क्या आंसर होगा? कोई भी एक कथन पर्याप्त है। कोई भी एक कथन, दोनों में से किसी एक का उपयोग करके हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर यहां पे बता सकते हैं। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही ज़्यादा, आप 2018 के प्रीवियस पेपर को उठा करके देख सकते हैं, हर एक सेट में 4 से 5 इसी तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका बोला है कि आपको एक प्रश्न, 2 कथन दिए गए हैं। निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इंस्ट्रक्शन तो ऐसे क्वेश्चन में आपको यही मिलना है। इस बार प्रश्न क्या है? दिए गए माह का 13वां दिन कौन सा होगा? 13वां दिन यानी कि 13 तारीख को कौन सा दिन होगा? माह का 13वां दिन यानी कि 13 तारीख, तो 13 तारीख को कौन सा दिन होगा, यह आपका प्रश्न है। हमें प्रश्न कौन से प्रश्न का जवाब देना है? 13 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब इसके लिए 2 कथन। पहला, महीने का अंतिम दिन मंगलवार है। अच्छा, महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, क्या इससे पता चल रहा है कि महीने का कौन सा दिन? पहली चीज कि 13वां दिन यानी 13 तारीख को कौन सा दिन होगा यह बताना है। तो किसी भी इस महीने के किसी भी तारीख का दिन अगर पता होगा ना, तो 13 तारीख का दिन हम निकाल लेंगे। किसी भी तारीख का दिन पता होगा तो 7 के अंतर पर दिन चेंज होता है, भली भांति हमें पता है। तो इस महीने के किसी भी तारीख का दिन पता होगा तो 13 तारीख का दिन निकालेंगे। यहां बोला है महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, लेकिन महीना कितने दिन का है? अंतिम दिन तो 28वां दिन भी अंतिम दिन हो सकता है, 29वां दिन भी अंतिम दिन हो सकता है, 30वां दिन भी अंतिम दिन हो सकता है, और 31वां दिन भी 31वां दिन भी आपका अंतिम दिन हो सकता है। क्योंकि महीना का अंतिम तारीख 28, 29, 30, 31 भी हो सकता है। अगर फरवरी लीप ईयर होगा तो 28, जनरल होगा तो 29, 30 दिन वाला महीना होगा तो 30, और 31 दिन का महीना होगा तो 31। 31 दिन आपका 31 तारीख आपका अंतिम तारीख होगा। मतलब इससे तो हम अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। दूसरा, महीने का 16वां दिन, महीने का तीसरा शुक्रवार। 16वां दिन, अब शुक्रवार कोई भी हो, लेकिन 16वां दिन क्या है? शुक्रवार। तो 16 तारीख का दिन पता है तो 13 तारीख का नहीं निकालेंगे, -3 करेंगे तो 13 तारीख का दिन निकल जाएगा। शुक्रवार -3, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, मंगलवार हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कथन 2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त है। तो हमारा कथन 2 में दिया गया आंकड़ा पर्याप्त है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कथन 2 जो है वह पूरी तरह से पर्याप्त है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। बोला है आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सुनीता ने 4 वस्तुएं चुनी। वस्तुओं को घर ले जाने के लिए उसे काउंटर से कितने बैग खरीदने होंगे? देखिएगा यहाँ पे क्या हमें बताना है, हमें यह बताना है कि सुनीता को काउंटर से कितने बैग, कितने थैले खरीदने होंगे। क्योंकि सुनीता कितनी वस्तु चुनी है? 4 वस्तु चुनी है, 4 वस्तुओं को उसे घर ले जाना है। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए कि सुनीता को कितने बैग की आवश्यकता होगी, यहाँ पे 3 कथन दिया गया है और हमें यही बताना है कि इन तीनों में से कौन सा कथन पर्याप्त है। पहला कथन है प्रत्येक बैग में 2 किलोग्राम सामान आ सकता है। एक बैग का क्षमता कितना? 2 किलोग्राम। एक बैग का क्षमता यहाँ पे क्लियर हुआ। ठीक है, आगे बढ़िए। सुनीता ने 2 किलोग्राम चावल खरीदा। अब 2 किलोग्राम चावल खरीदा तो इसके लिए एक बैग पूरा का पूरा लग जाएगा। इस बात से ऊपर वाले लाइन से पता हो गया, क्योंकि बैग का क्षमता कितना है? 2 किलोग्राम। अब सुनीता 2 किलोग्राम चावल खरीदी तो इसके लिए एक बैग आ जाएगा, यानी इस दोनों को मिला करके। आगे, सुनीता 500 ग्राम अरहर दाल, 500 ग्राम मूंग दाल और 750 ग्राम उड़द दाल खरीदी। सब मिला के देख लीजिए, 500 और 500, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम
और 750, यानी कि 2 किलोग्राम से अभी कम ही है। मतलब 2 किलोग्राम के थैला में यह पूरा का पूरा सामान आ जाएगा। तो पहले 2 किलोग्राम के थैला में चावल और अगले 2 किलोग्राम के थैला में अरहर दाल, मूंग दाल और उड़द दाल सब आ जाएगा। यानी कुल मिला के उसे कितना बैग खरीदना पड़ेगा, एक तो चावल के लिए और एक इसके लिए 2 बैग खरीदना पड़ेगा। और इसकी जानकारी हमें किससे पता लगा, इस तीनों से पता चला, क्योंकि पहला में जो दिया था कि प्रत्येक बैग का क्षमता, यह भी जानना अनिवार्य था। ठीक है, अगर मान लीजिए एक ही बैग 10 किलोग्राम का होता तो एक ही की आवश्यकता होती, तो यह बहुत जरूरी था। इसके बिना हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते थे। तो 1, 2, 3 तीनों मिला के इस क्वेश्चन का आंसर हम दे पाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प ए, 1, 2 और 3 सभी एक साथ इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आइए। देखिएगा यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़े और निर्णय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न को गौर से देखिएगा। बोला है गेंदों का औसत आकार ज्ञात करिए। गेंदों का औसत आकार, यही क्वेश्चन है। अब इसका जवाब देने के लिए कथन पहला, 6 गेंदों की त्रिज्या क्रमशः 3, 4, 7, 5, 6 और 4 सेंटीमीटर है। सभी का त्रिज्या दे रखा है, तो इसका हम लोग औसत आकार निकाल सकते हैं। 6 के त्रिज्या में 6 से भाग करेंगे, औसत आकार निकल जाएगा। गेंदों का रंग लाल है, क्या इसकी आवश्यकता है औसत निकालने के लिए कि गेंद कौन से रंग का है? नहीं। तो केवल एक जो है वह इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त है। गेंदों का औसत आकार निकालने के लिए जो 6 गेंद का त्रिज्या दे रखा है वही पर्याप्त है, उसके कलर की हमें आवश्यकता नहीं है। तो आंसर क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आइए। यहां देखिए फिर से वही डाटा है, नीचे एक प्रश्न 2 कथन दिया गया है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है उसकी पहचान करें। प्रश्न देख लीजिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। इस बार क्वेश्चन क्या है, निम्मी एक किराने की दुकान में एक ही आकार और क्षमता वाले 5 बैग लेकर जाती है। कितना बैग लेकर के गई है? 5 बैग लेकर के गई है। सभी बैग का एक साथ कुल भार कितना, सभी बैग एक साथ कुल कितना भार उठा सकता है? ठीक है, सभी बैग एक साथ कुल कितना भार उठा सकता है यह हमें बताना है। बैग का संख्या कितना है? 5। बैग का संख्या कितना है? यहाँ पे 5 दे रखा है और हमें यह बताना है कि सभी बैग एक साथ कितना वजन उठा सकता है। पहला कथन देखिए, इसके लिए पहला कथन क्या है, प्रत्येक बैग के भार का आधा 1 किलोग्राम। तो भार का आधा 1 किलोग्राम यानी प्रत्येक बैग का भार कितना हो जाएगा? 2 किलोग्राम। प्रत्येक बैग का भार 2 किलोग्राम, तो 5 बैग का भार कितना? 5 दूना 10 किलोग्राम। यानी इससे हमें यह पता चल जाएगा कि कितना भार उठा सकता है जो भी बैग है, एक थैला है, वह एक साथ कितना भार उठा सकता है। प्रत्येक बैग का भार का आधा 1 किलोग्राम, भार का आधा 1 किलोग्राम यानी कि भार कितना उठा सकता है? वह 2 किलोग्राम भार उठा सकता है। आधा ना 1 किलोग्राम है तो पूरा कितना होगा? 2 किलोग्राम। तो एक बैग 2 किलोग्राम उठा सकता है, तो 5 बैग 10 किलोग्राम। आगे, एक बैग प्लास्टिक का और एक अन्य सभी कॉटन का। इससे क्या इसका वजन पता चलेगा? इससे इसका वजन पता नहीं चलेगा कि कितना यह उठा सकता है। ठीक है, किस मटेरियल से बना हुआ है, इससे वह कितना वजन उठाएगा यह क्लियर नहीं होगा, तो दूसरे की आवश्यकता नहीं है। कथन 1 जो है वह अकेले क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पर्याप्त है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय करें कि निम्न में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न देख लीजिए क्या है, अब से 20 साल बाद भाइयों की कुल आयु क्या होगी? अब से 20 साल के बाद भाइयों की कुल आयु। पहला कथन देखिए क्या है, नकुल अब 12 वर्ष का। नकुल का आयु कितना है? 12 साल है। एक व्यक्ति का तो आयु क्लियर है, अब दोनों का आयु क्लियर होगा तभी तो दोनों का कुल आयु निकाल सकते हैं 20 साल बाद। ठीक है, अभी का आयु निकल जाएगा, 20 जोड़ देंगे 20 साल बाद का आयु निकल जाएगा। दोनों है तो दोनों की आयु में 20 जोड़ेंगे तो दोनों का कुल आयु 20 साल बाद का निकल जाएगा। लेकिन वर्तमान आयु पता होना चाहिए, तो नकुल का वर्तमान आयु पता है। दूसरे भाई का देखिए, बिमल की आयु देख लीजिए, बिमल की आयु कितना है? तो बिमल की आयु के बारे में बोला है कि नकुल की आयु का 1/4, तो नकुल का आयु कितना है? 12, इसका 1/4 यानी 12/4, 1/4 भाग का तिगुना है यानी इतना है। नकुल की आयु की 1/4 का तिगुना, 4 तिया 12 यानी बिमल का आयु 3 तिया 9, तो 9 वर्ष का यह है, 12 वर्ष का यह है। दोनों का वर्तमान आयु पता चल गया, इससे हम लोग इसके 20 साल बाद की आयु भी बता सकते हैं। वर्तमान में देखिए 9 और 12 21 साल का, तो 20 साल बाद दोनों की आयु में 20 जोड़िए, या 20 साल बाद 29 वर्ष का, या 20 साल बाद 32 वर्ष का जोड़ लेंगे, 20 साल बाद दोनों का कुल आयु निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग किससे दे पाए? 1 और 2 दोनों से। एक से नकुल का आयु पता चला, दूसरे से बिमल का आयु पता चला, यानी दोनों की हमें आवश्यकता होगी। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका विकल्प डी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इतना ही क्वेश्चन था और इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है इस टाइप को समझने के लिए, बाकी तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए यहीं तक छोड़ेंगे, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए वीडियो में। तो मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।